स्टार्ट। हाँ, रेनी 2026 में एक प्लांट फिजियोलॉजी में हम टॉपिक बना रहे हैं, दैट इज़ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, यानी ग्लाइकोलिसिस पाथवे किस टाइप से होगी, ये सारी की सारी पाथवे को हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आपको समझना पड़ेगा कि जब हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैसा है कि कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ पे मिलेगा, राइस में मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे मिलेगा, पोटैटो में मिलेगा। ठीक है, तो जब हम इस डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करेंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स फूड है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फूड है। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड का सबसे पहले क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होगी। मतलब इस कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टार्च। तो स्टार्च का सबसे पहले क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो जब स्टार्च का डाइजेशन होगा, दो जगह डाइजेशन होगी, एक सबसे पहले माउथ में सबसे पहले सलाइवा आएगा और उस सलाइवा में क्या होगा, सलेवरी अमाइलेज होगा, और सलेवरी अमाइलेज इस स्टार्च को प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। और ब्रेक डाउन करने के बाद, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद उसका कन्वर्जन करेगा किसमें, माल्टोस में। ठीक है, किसमें करेगा, माल्टोस में, या फिर उसका कन्वर्जन करेगा किसमें, माल्टोस से फिर किसमें कन्वर्जन करेगा, ग्लूकोज में। किसमें करेगा, ग्लूकोज में। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने डाइट में क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया। कार्बोहाइड्रेट राइस पोटैटोज में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स फूड है। इस कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग क्या बोलेंगे, मेन स्टेपल फूड, दैट इज स्टार्च है। स्टार्च का क्या होगा, डाइजेशन होगा। एक डाइजेशन होगी कहाँ पे, माउथ पर होगी, और एक डाइजेशन कहाँ पे, माउथ में कौन आएगा, सलेवरी अमाइलेज। तो सलाइवा जो सिक्रीट होगा, ठीक है, 1 ml पर मिनट में सिक्रेशन होती है सलाइवा की, तो वहाँ पे बहुत सारा सलेवरी अमाइलेज आएगा। तो उसमें एक ऑप्टिमम पीएच मिल जाएगा माउथ में, ठीक है, और टेम्परेचर मिल जाएगा, जिससे जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो कन्वर्ट होगी किसमें, माल्टोज में, या फिर उसमें कन्वर्ट होगी बाद में जाके वो ग्लूकोज में। फिर उसके बाद फाइनली एक और डाइजेशन होगी, 30% जो स्टार्च है वो माउथ में डाइजेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद बाकी बचा हुआ 70%, जो 70% हमारे पास में जो बचा हुआ फूड है वो फाइनली जो स्टार्च है वो कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज में। वहाँ से पैनक्रियास से क्या आएगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज आएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले स्टार्च को डाइजेस्ट करने के बाद आपके पास में क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया। क्या मिल गया, ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। क्लियर है, क्या मिल गई, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल गई। फिर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाएगी कहाँ पे, ब्लड में। कहाँ पे एब्जॉर्ब जाएगी, ब्लड में। फाइनली कहाँ एब्जॉर्ब होगी, ब्लड में। और ब्लड से ये पूरे के पूरे सेल्स या फिर टिश्यू पे चले जाएंगे। कहाँ पर, सेल्स यहाँ पर टिश्यू पे चले जाएंगे, और सेल और टिश्यू पर फाइनली जाके, ठीक है, अब ग्लूकोज किस तरीके से सेल के अंदर एंटर करेगा और किस तरीके से हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा, वो हमको देखना है। ऑन अदर एंड दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई के थ्रू, कहाँ पे, एल्वियोलाई के थ्रू कहाँ पे आएगी, ब्लड में आएगी, और ब्लड से आने के बाद फाइनली वो कहाँ पे, हीमोग्लोबिन के पास चली जाएगी, जो कि आरबीसी के पास में होगा, रेड ब्लड सेल्स के पास में होगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। और मेन इन सबका जो मेजर टारगेट है वो है हमारे पास में सेल। तो फाइनली ये कहाँ पे आ चुके हैं, सेल पर। फाइनली कहाँ पे, सेल पे। सेल के पास ब्लड वेसल्स ने, ठीक है, बहुत सारा ग्लूकोज लेके आया है। ठीक है, काफ़ी सारा ग्लूकोज लेके आया है। क्लियर है, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है, पहुँच गए कहाँ पे, सेल के पास। बट अब इसको सेल के अंदर एंटर करवाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ पे, सेल के अंदर इसको एंटर करवाना है। तो अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट है कि सेल के अंदर एंटर कराने के लिए पैनक्रियास,
सेल के अंदर एंटर कराने के लिए पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास के बीटा सेल्स, पैनक्रियास के बीटा सेल्स दैट इज आइलेट्स ऑफ लैगरेंस, दैट इज आइलेट्स ऑफ लैगरेंस क्या बनाएंगे, इंसुलिन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इंसुलिन बनाएंगे। क्लियर है। तो फिर ये इंसुलिन ब्लड में आएगा, ब्लड से सेल के पास आएगा। तो जैसे कि इंसुलिन आ गया सेल के पास में, इंसुलिन आ गया कहाँ पर, सेल के पास में, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर होगा ग्लूकोज का, और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर को हम लोग बोलेंगे दैट इज GLUT4, ठीक है, GLUT4 ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 4, ठीक है। अब इंसुलिन की मदद से हम इस ग्लूकोज को एंट्री दे देंगे कहाँ पे, सेल के अंदर। मतलब सिंपल सी बात है, विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन जो सारा का सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे आ जाएगा, सेल के अंदर। अब इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होना है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की दो प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म की दो प्रोसेस होती है। सबसे पहले इसमें होता है एक एनाबॉलिज्म, और दूसरा होता है, इसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। एक प्रोसेस होगी एनाबॉलिज्म और दूसरी प्रोसेस होगी, उसको हम लोग बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। क्लियर है। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होगा, कैटाबॉलिज्म, किसी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना इनसाइड द सेल। मेटाबॉलिज्म दैट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। मेटाबॉलिज्म अगर किसी भी सेल को अलाइव है तो वो उसका डिफाइनिंग फीचर है, वो उसको करना है, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो अभी कैटाबॉलिज्म करेगा। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा, दैट इज टू ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन। तो अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पूरी तरह से ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए जो एक साइकिल शुरू होगी उस साइकिल को बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ब्रेक करने के लिए जो यानी शुरू होगी उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ग्लूकोज का पर्टिकुलर वे में क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा पहले मैं आपको सिनेरियो यानी क्लियर करता हूँ कि होने वाला क्या है, फिर उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर चले गया, ग्लूकोज सेल के अंदर चले गया, तो मेन ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन की कंपाउंड है, 6 कार्बन की कंपाउंड है। कौन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड है। अब इसका प्रॉपरली क्या होना है, कैटाबॉलिज्म। क्या होना है, कैटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले कैटाबॉलिज्म। अब ये कैटाबॉलिज्म पूरा प्रोसेस हो क्यों रहा है, एनर्जी के लिए। किसके लिए हो रहा है, एनर्जी के लिए। अब एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज ATP, ठीक है, दैट इज करेंसी ऑफ एनर्जी। एंड ये करेंसी ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल। किसी भी एक्टिविटी करने के लिए ATP की ज़रूरत पड़ेगी ही, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलो, न्यूरोट्रांसमीटर्स की ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, यानी हर चीज़ बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है उसको हमको परफॉर्म करने के लिए ATP की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इसलिए सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि उसने ATP बनाना चाहिए, और ATP बनाने के बाद, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के बाद, वो एनर्जी को हम यूज़ करेंगे हमारे पर्टिकुलर वर्क के लिए। क्लियर है। तो अब ये कैसे होगा पहले हम देखेंगे कि ये ग्लूकोज है, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ही सबसे पहले क्या होगा, इसका ग्लाइकोलिसिस होगा। क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस। अब ये ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। चाहे ऑक्सीजन आए या न आए, ठीक है। अब दो टाइप के रेस्पिरेशन होंगे, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उसको हम लोग बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो वहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये ग्लूकोज का जब क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस, तो चाहे ऑक्सीजन आए या ना आए, तो ये कॉमन पाथवे है एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड ही नहीं हो रही है। तो अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल फाइनली, ठीक है,
ग्लाइकोलिसिस से 3 कार्बन की कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड। क्या बोलेंगे? पायरुविक एसिड। इसको हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड ये 3 कार्बन की कंपाउंड है, ठीक है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन की कंपाउंड है, क्लियर है। फिर उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन आता है या नहीं आता है। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऑक्सीजन आएगा तो हम मान के चलते कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो सेल है अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन कैसे, अब ये सारा का सारा डिटेल देखना है। तो पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन की है, ठीक है। सो फाइनली ये जो पायरुविक एसिड है ये जो है एंटर करेगी, ठीक है, ऑफकोर्सली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो साइटोक्रोम A3 है, CYTA3, साइटोक्रोम A3, इस साइटोक्रोम A3 के पास ऑक्सीजन आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की एंट्री, ऑफकोर्सली ऑक्सीजन इज अ लिपिड सॉल्युबिलिटी, तो ऑक्सीजन की तो एंट्री हो जाएगी सेल के अंदर। एंट्री होने के बाद फाइनली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचेगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचने के बाद ये साइटोक्रोम A3 के पास जाएगा, और जब साइटोक्रोम A3 के पास चले जाएगा ऑक्सीजन, तो अब यहाँ से डिसाइड होगा कि ये पायरुविक एसिड का एरोबिक रेस्पिरेशन होना है या नहीं होना है। तो पायरुविक एसिड जैसे ही बनती है, ठीक है, तो बनने के बाद 2 काम हो सकते हैं, एक ऑक्सीजन का प्रेजेंस और एक ऑक्सीजन का एब्सेंस। 2 बातें अभी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखो कि ये 2 बातें बहुत क्लियर कट यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं आता है, टोटली एब्सेंस है ऑक्सीजन, टोटली एब्सेंस, ऑक्सीजन नहीं आता है, तो ये पायरुविक एसिड का क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये पायरुविक एसिड का क्या होगा? रिडक्शन होगा। और जब इस पायरुविक एसिड का रिडक्शन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑफकोर्सली हम जाएंगे फर्मेंटेशन रिएक्शन में। कौन सी? फर्मेंटेशन रिएक्शन में। और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? इथेनॉल में। किस में होगा? इथेनॉल में। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पायरुविक एसिड रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा? इथेनॉल। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस है कि यहाँ पे अगर बहुत इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम है, लिमिटिंग ऑक्सीजन सप्लाई है। अगर बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई है तो उसका मतलब ये जो पायरुविक एसिड है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? लैक्टिक एसिड में। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है तो ये पायरुविक एसिड रिड्यूस होकर क्या बना लेगा? इथेनॉल, जो कि फर्मेंटेशन हो जाएगा, क्लियर है। और फिर उसके बाद अगर ऑक्सीजन का लिमिटिंग सप्लाई है तो फिर ये चेंज हो जाएगा किस में? लैक्टिक एसिड में। और फिर तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ऑक्सीजन फुल्ली प्रेजेंट है तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोक्रोम A3 जो कि मैट्रिक्स में मिलेगा, ऑक्सीजन वहाँ पे जाना ज़रूरी है, बाइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर जाके पायरुविक एसिड की एंट्री होगी सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे एंट्री होगी? सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे उसका एंट्री होगा। और फिर देन यहाँ पर एक और प्रोसेस होगा जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव, एक और प्रोसेस होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और फिर यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। और फिर दिस एसिटिल कोएंजाइम ये 2 कार्बन की कंपाउंड है। यहाँ देखो शुरू किए थे 6 कार्बन से, फाइनली अभी हम लोग कहाँ पर आ गए? 3 कार्बन में, ग्लाइकोलिसिस के एंड पर। और फिर एसिटिल कोएंजाइम A पे आ गए 2 कार्बन पे। और फिर ये एसिटिल कोएंजाइम A एंटर करेगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पे। कहाँ पे एंटर करेगा? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे उसको मिलेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटो एसिटिक। तो इसके साथ मिलके यहाँ से रन करेगा ये TCA साइकिल, बोले तो क्रेब्स साइकिल। क्या बनाएगा? TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल। तो ये पूरी जो साइक्लिक प्रोसेस शुरू होगी तो इसमें हमारे पास होगा क्या? तो मैंने यही बोला कि इससे हमारे पास बनाए जाएंगे ATP। क्या बनाए जाएंगे? ATP, क्लियर है। और फिर वो ATP का जो यूज़ है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP, ठीक है, ये तो इसका एब्रीवेट वर्ड को मैं फुल फॉर्म में हम लोग बोलेंगे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट।
लेकिन इसका कंप्लीट केमिकली नोन एज ट्राईफॉस्फेट ईस्टर ऑफ एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसको एटीपी को बोला जाता है। केमिकली इट इज नोन एज ट्राईफॉस्फेट ईस्टर ऑफ एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनाने के लिए हो रहा है। तो हम पूरा देखेंगे कि जब एक पूरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, जब एक पूरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाएगी, मतलब उसका ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर उसका लिंक रिएक्शन होगा, और फिर उसका क्रेब्स साइकिल होगा, और फिर देन वो एंटर करेगा ईटीएस पे। देखो क्या क्या है समराइज में, जब एक ग्लूकोज कंप्लीटली यानी मेटाबोलाइज करना है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, तो सबसे पहले क्या होगा उसका ग्लाइकोलिसिस। अभी तो हम ओवरव्यू पूरा देख रहे हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होगा, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस के बाद इसका कंप्लीटली, फिर उसके बाद होगा इसका लिंक रिएक्शन। क्या होगा, लिंक रिएक्शन। फिर लिंक रिएक्शन के बाद फाइनली क्या होगा इसका टीसीए साइकिल, जिसको हम बोलेंगे क्रेब्स साइकिल। और फिर लास्ट फाइनली ये एंटर करेगा कहाँ पे, ईटीएस, बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये पूरे स्टेप्स फॉलो करेगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, ग्लाइकोलिसिस होगा, लिंक रिएक्शन होगी, टीसीए साइकिल होगी और ईटीएस होगी। और इन सब से हमको एक ही केमिकल कंपाउंड बनाना है जिसका नाम है एटीपी। और जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरी तरह से ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, टीसीए साइकिल और ईटीएस में जाएगा तो हमको मिलेंगे 38 एटीपी मॉलिक्यूल। तो हमको एक एक करके सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस को समझना होगा, फिर लिंक रिएक्शन को समझना होगा, फिर टीसीए साइकिल को समझना होगा, फिर एटीएस को समझना होगा, और कैसे कंप्लीटली ग्लूकोज जब मेटाबोलाइज हो जाएगा तो उससे 38 एटीपी मिलेंगे, इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी देखो इस ओवरव्यू में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले ये बात अच्छे से ध्यान में रखो, इस ओवरव्यू में क्या सीखा हमने, क्लियर है। तो सबसे पहले मेन हमारा जो स्टेपल फूड है वो कौन है, स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च आपको सबसे पहले मेन स्टेपल फूड कौन है हमारे पास में, सबसे पहले हमारे पास में स्टार्च है। स्टार्च इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले ये हमको डाइट में मिलेगा। डाइट में हमारे पास में क्या होगा, राइस, पोटैटो में ढेर सारा हमको स्टार्च मिल जाएगा। ठीक है, और स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हमको क्या करना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है। डाइजेशन कहाँ पे होगी, सबसे पहले माउथ में होगी। माउथ में कौन आएगा, सलेवरी एमाइलेज आएगा। ठीक है, और सलेवरी एमाइलेज कितना आएगा, क्योंकि 1 ml सलाइवा पर मिनट आता है। ठीक है, 1 मिनट में अगर आप पूरा ध्यान रखेंगे तो सलाइवा क्या आता है, 1 ml पर मिनट आता है। तो उसमें बहुत सारा क्या आएगा, सलेवरी एमाइलेज आएगा। फिर वो सलेवरी एमाइलेज का सिंपल सी बात है, माउथ में बकल कैविटी में डाइजेशन हो जाएगी। डाइजेशन का मतलब क्या है, बड़े फूड पार्टिकल को छोटे फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी फूड साइज सेल साइज से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मेल्टोस या फिर ग्लूकोज में। और बाकी की डाइजेशन कहाँ पे होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। वहाँ पे क्या आएगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज आएगा पैनक्रियास से, और फिर देन वो कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, ग्लूकोज में। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि जो डाइट में हमारे पास में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास चाहिए एनर्जी के लिए। किसके लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि स्टार्च को हमने डाइजेस्ट किया किसमें, ग्लूकोज में। क्या किया, ग्लूकोज में डाइजेस्ट किया हमने, किसमें, ग्लूकोज में। फिर ये ग्लूकोज कहाँ आया, ब्लड में आया। ब्लड में आने के बाद अभी ये कहाँ पे पहुँचेगा, सभी सेल्स एंड टिश्यू के पास में। ठीक है, और दूसरे साइड से भी हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे हेल्प करेगा। ऑक्सीजन इनहेल हुई एल्वियोलाई के थ्रू, आई कहाँ पे, ब्लड में। ब्लड में कहाँ पे गई, आरबीसी के पास। आरबीसी के पास कौन था, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने उसको क्या किया, बाइंड किया, और बाइंड करके वो सेल और टिश्यू के पास में लेके आया। क्लियर है। और फिर जैसे ही सेल के पास में ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गई, कौन आ गई, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गई। अब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कराना बहुत ज़रूरी है। मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो इसको एंटर कराने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, पैनक्रियाज एक इंसुलिन हार्मोन बनाएगा। वो इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, फाइनली जाके सेल के सरफेस के पास में आ जाएगा, और फिर उसके बाद
GLUT4 उसका ट्रांसपोर्टर होगा, GLUT4 ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होगा। इंसुलिन आने की वजह से ये ग्लूकोज की एंट्री होगी कहाँ पे, सेल के अंदर। अब ये सेल के अंदर ग्लूकोज का पूरा क्या होगा, मेटाबॉलिज्म की कौन सी प्रोसेस होगी, कैटाबॉलिज्म में हम क्या करेंगे, इसको पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। क्यों ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि हमको क्या बनानी है, एनर्जी बनानी है। तो फिर ग्लूकोज का होगा क्या, ग्लाइकोलिसिस होगी। ग्लाइकोलिसिस से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगी। पायरुविक एसिड के बाद दो बातें डिसाइड होगी कि ऑक्सीजन अब आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ऑक्सीजन कंप्लीटली एंटर करेगी, मतलब सेल के पास ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी, क्योंकि जो गैसेस होते हैं लिपिड सॉल्युबिलिटी देते हैं, लिपिड सॉल्युबिलिटी देंगे तो उसका मतलब ऑक्सीजन का एंट्री हो जाएगा कहाँ पर, इनसाइड द सेल। फिर ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँच जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब पहुँचा तो उसके पास मैट्रिक्स में क्या मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिलेंगे जिसका नाम है साइटोक्रोम A3। उसके पास ऑक्सीजन आनी चाहिए। जब ऑक्सीजन आ गई तो ये प्रोसेस आगे रन होगा, अदरवाइज यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो पायरुविक एसिड का क्या होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पहले एसिटिल कोएंजाइम बन जाएगा। अब 3 कार्बन का 2 कार्बन में चेंज होगा, फिर ये एसिटिल कोएंजाइम फाइनली जाके, ठीक है, TCA साइकिल रन करेगा, मतलब क्रेब साइकिल रन करेगा। और क्रेब साइकिल रन करने के बाद क्या बनाएगा, ATPs बनाएगा। और एक बात जो मैंने कही कि अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं आएगा तो ऑफकोर्सली इस पायरुविक एसिड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन होकर इथेनॉल बन जाएगा। और फिर अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट आया तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, लैक्टिक एसिड में, जो कि ऑफकोर्सली मसल एक्सरसाइज के बाद जो क्रैम्प आती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिर मैं बोला कि ये सारा प्रोसेस क्यों हो रहा है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो फिर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीटली ग्लाइकोलिसिस होगा, लिंक रिएक्शन होगा, TCA साइकिल होगा, और ETS के बाद फाइनली आपको एक ग्लूकोज से 38 ATP मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल है प्लांट फिजियोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। होपफुली ये कंटेंट आपके लिए बेसिक समझने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर तरीके से ये प्रोसेसेस पे ध्यान देंगे कि व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, फिर लिंक रिएक्शन क्या होती है, फिर TCA साइकिल क्या होती है, और फिर ETS क्या होती है, और कैसे हम इस ग्लूकोज को मेटाबलाइज करके इस 38 ATP के नंबर पर पहुंचेंगे बैलेंस शीट के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।